ऐसे लगता कैसे है, किसको लग सकता है। तो देखिए एक फ्रेमवर्क बना गया है पूरा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन चीज़ों को कवर करता है जहाँ पे नॉर्मल लॉ जो है केटर नहीं कर पाता, जहाँ पे ज़रूरत हो इमीडिएट डिटेंशन की किसी आदमी की या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल, दो चीज़ों के लिए। एक होता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कि अगर वो शख्स बाहर है तो उसके बाहर होने से स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है, तो लिहाजा इसको इमीडिएटली जो है डिटेन किया जाए। हर वो चीज़ें जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों को या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती हो, हम उसको पब्लिक ऑर्डर कहेंगे। जो पब्लिक के लिए खतरा है। एग्जैक्टली, जो पब्लिक के लिए खतरा है, जो पब्लिक की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, या जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं, मैं काम पे जाता हूँ, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह का जो जिसको हम पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। आज हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार पीएसए का असल मायने क्या है, और साथ ही साथ हम यूएपी पे भी बात करेंगे। महराज मलिक को लेकर तो बहुत से आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत से हमारे सीनियर लॉयर्स जो हैं उन्होंने बातचीत की है कि आखिरकार पीएसए कैसे लगा और क्या लीगल तरीके से लगा या नहीं लगा। लेकिन आज हम थोड़ा हट के बात करेंगे। इसी बीच हमारे साथ बात करेंगे एडवोकेट जुल्करनैन शेख जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, बहुत देर से एक मुद्दा गर्म है, आपने भी देखा होगा कि महराज मलिक को लेकर, एक एमएलए को लेकर बहुत ज़्यादा गर्मी है कि उस पर जो है इलीगल पीएसए लगाया गया है और बहुत देर से डिटेंशन में है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि आखिरकार ये पीएसए असल में है क्या। फॉर द इन्फॉर्मेशन हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जिन लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं पता है कि आखिरकार पीएसए क्या है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और आपको पता है फेक रूमर्स, फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो थोड़ा सा इस पर आप लाइट डालिए सर। शुक्रिया बहुत बहुत जी। देखिए, सबसे पहले तो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, पीएसए जिसको हम बोलते हैं, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट हर उस चीज़ को कवर करने के लिए है जहाँ पे जो ऑर्डिनरी लॉ होता है। जैसे कि कोई अगर क्राइम करता है तो उसके खिलाफ पहले आईपीसी होता था, इंडियन पेनल कोड, उससे पहले आरपीसी था हमारी स्टेट में, और अभी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉ, जनरल लॉ। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे जो जनरल लॉ है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, वो एफिशिएंट नहीं होता टू कवर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक ऐसा, जैसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जब होते हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है किसी भी सिनारियो में, चाहे वो एनएसए के तहत हो या चाहे हमारे स्टेट में पीएसए, यूटी में पीएसए के तहत हो, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन चीज़ों को कवर करता है जहाँ पे नॉर्मल लॉ जो है केटर नहीं कर पाता, जहाँ पे ज़रूरत हो इमीडिएट डिटेंशन की किसी आदमी की या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल, दो चीज़ों के लिए। एक होता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कि अगर वो शख्स बाहर है तो उसके बाहर होने से स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है, तो लिहाजा इसको इमीडिएटली जो है डिटेन किया जाए। उसकी डिटेंशन से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को कवर किया जाता है। दूसरा जो आता है वो आता है पब्लिक ऑर्डर, नॉट लॉ एंड ऑर्डर बट पब्लिक ऑर्डर। तो जो पब्लिक ऑर्डर है वो एक जनरल टर्म है, एक वास्ट टर्म है। हर वो चीज़ें जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों को या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती हो, हम उसको पब्लिक ऑर्डर कहेंगे। जो पब्लिक के लिए खतरा है। एग्जैक्टली, जो पब्लिक के लिए खतरा है, जो पब्लिक की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, या जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं, मैं काम पे जाता हूँ, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह का जो जिसको हम पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। लाइक एवरीवन परफॉर्मिंग हिज हर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ऑर्डर, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, राइट। नॉट लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कानून बना हुआ है, आईपीसी, बीएनएस या जो कुछ भी है। पब्लिक ऑर्डर को केटर करने के लिए या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को बचाने के लिए किसी भी शख्स का अगर बाहर रहना डेंजरस है तो उसको पीएसए के अंदर डिटेन किया जाता है, इन दोनों थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए। सो ये है बेसिक जो पीएसए का मतलब है। अब पीएसए लगता कैसे है, किसको लग सकता है, तो देखिए एक फ्रेमवर्क बना गया है पूरा। सबसे पहले जो पुलिस मशीनरी होती है, जैसे एसएसपी हो या लोकल पुलिस स्टेशन हो, वो एक डोजर तैयार करते हैं। वो उस आदमी का प्रॉपर हिस्ट्री, रीजंस, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, कोई
केसेस हों, और वो ज़रूरत जो है वो जाहिर करते हैं डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, कि जनाब ये एक शख्स है, ये इसकी एक्टिविटीज़ हैं, और इन एक्टिविटीज़ की वजह से या इस पर्टिकुलर वजह से इसका बाहर होना या तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरा है या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जनाब डिटेन किया जाए अंडर पीएसए। वो एक पहली इनिशिएशन है। सबसे पहला चेक लगता है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है बेस्ड अपॉन जो डोजर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, जो पुलिस ने डोजर तैयार किया, उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है अपना ओपिनियन, अपना माइंड लगाता है। मटेरियल जो होता है, जैसे कि एफआईआर लगी हो, पास्ट रिकॉर्ड हो, या वो एक्ट जिसकी वजह से ये बता रहे हैं कि पब्लिक ऑर्डर में खलल है, ठीक है, वहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो कि हाँ जनाब इसका बाहर रहना पब्लिक ऑर्डर के लिए या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए डेंजरस है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इशू करता है डिटेंशन ऑर्डर, इनिशियली पीएसए का डिटेंशन ऑर्डर, और उसके बाद थ्रू द एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज वो पीएसए जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, जो भी शख्स हो उसको उठा के डिटेंशन में डाला जाता है। तो फर्स्ट चेक आपका आता है यहाँ पे, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपना जहन लगा के ऑर्डर पास कर देता है। उसके बाद इट शुड बी गिवन टू गवर्नमेंट अप्रूवल जिसको हम बोलते हैं। तो जब भी डिटेन किया स्टेट ने या डिटेंशन अथॉरिटी ने, जिसको हम डिटेनिंग अथॉरिटी कहते हैं, डिटेनिंग अथॉरिटी जब डिटेन करती है तो 12 दिनों के अंदर अंदर इट हैज़ टू सेंड दिस डिटेंशन ऑर्डर टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल। ये सेकंड चेक आता है, ठीक है। वो अप्रूव कौन करता है? गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट। हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अभी हम यूटी में हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, स्टेट इज अ जनरल टर्म, ठीक है, स्टेट इज अ जनरल टर्म, इवन इंडिया इज अ स्टेट, है ना। तो उस पैरेलल्स में देखा जाए तो नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्टेट और सेंटर, बट saying the government in position, ruling government, the government in position. If it is UT, of course the UT government, and concern home department. And so once the government, एक बारी जब डीएम ने डिटेन किया, 12 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने भेजना है किसके पास? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उस चीज़ को गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, सैंक्शन देती है, ठीक है। ये दूसरा चेक आ गया। उसके बाद इट गोज़ टू द एडवाइजरी बोर्ड। एक पीएसए के तहत एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है, एडवाइजरी बोर्ड के पास जाना है। एडवाइजरी बोर्ड के पास ये इट हैज़ टू गो विद इन, फॉर दैट ऑल्सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट मेंशन, इट विद इन 4 weeks ऑफ द डिटेंशन इट मस्ट बी सेंड टू एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड के पास 4 हफ्ते के अंदर, जब डिटेंशन हो गई, डिटेंशन से 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी मटेरियल हो, जो भी रिप्रेजेंटेशन हो या कुछ भी हो, वो उन्होंने देना है 4 हफ्ते के अंदर एडवाइजरी बोर्ड के पास। और एडवाइजरी बोर्ड ने इनिशियल ऑर्डर के 8 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला अपना देना है कि वेदर इट इज़ कन्फर्मिंग द डिटेंशन ऑर्डर और इट इज़ नॉट कन्फर्मिंग द डिटेंशन ऑर्डर। तो आपके पास कितने चेक आ गए? पहला चेक आ गया डीएम के पास, सेकंड आ गया गवर्नमेंट के पास, थर्ड आ गया एडवाइजरी बोर्ड के पास। इस बीच मज़ीद और चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि जैसे जब जो भी डिटेनिंग अथॉरिटी डिटेन करती है, उसने ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन कम्युनिकेट करना है कि भाई ये हैं आपके ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, इन वजूहात से हम आपको जो है डिटेन कर रहे हैं और इनिशियली इतने टाइम के लिए आपको डिटेन कर रहे हैं। उसके बाद इट गोज़ टू द गवर्नमेंट वो मटेरियल चेक करती है, देखती है कि क्या डोजर सही आया हुआ है, क्या जो डीएम ने है अप्लाई माइंड सही किया है। फिर गवर्नमेंट भेजती है आगे एडवाइजरी बोर्ड को। इस बीच जो डिटेन्ड पर्सन होता है, डेटेन्यू, उसको भी बताया जाता है कि भाई आपका हक बनता है कि आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को, एडवाइजरी बोर्ड को, कि मेरा सर ये जो पीएसए है ये क्यों रिवोक करना चाहिए या मुझे पीएसए क्यों नहीं लगना चाहिए। तो वो भी अपना पक्ष जो है गवर्नमेंट के पास रखता है, एडवाइजरी बोर्ड के पास रखता है। और जो एडवाइजरी बोर्ड है उन सारे पहलुओं को, जो भी मटेरियल आता है, जो भी ओपिनियन आती है, डिटेंशन ऑर्डर आता है, रिप्रेजेंटेशन कोई हो, उन सब को एनालाइज करके फिर अपनी कन्फर्मेशन देती है। फिर एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है कि इनको कितने टाइम का डिटेंशन लगना है, वेदर इट इज़ फॉर 3 months, इट इज़ फॉर 1 year और इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 2 years। मैं एक मेरा यहाँ सवाल रहेगा कि इस सारे प्रोसेस में
ऑलरेडी आप लगाइए 8 वीक्स, आपने कहा कि एडवाइजरी बोर्ड एंड गवर्नमेंट के बीच लगते हैं। राइट। एंड स्टार्टिंग में 4 वीक्स जो है डीएम के, उसके बाद जो है वो आगे फाइल जो है गवर्नमेंट के पास उन्होंने जमा करवाई। जी। तो ये टोटल 12 वीक्स हो गए। तो तब तक के लिए डिटेनी तो डिटेंशन में ही रहेगा, तब तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। नहीं, जब आपका गवर्नमेंट के पास 12 दिनों के अंदर जाता है तो गवर्नमेंट 12 दिनों के अंदर अंदर ही देख लेती है। 12 डेज के अंदर ही सारा फैसला होगा। गवर्नमेंट हैज टू गिव इट्स अप्रूवल विद इन 12 डेज। 12 डेज इफ गवर्नमेंट गिव्स इट्स अप्रूवल ऑन आफ्टर 12 डेज, अगर 12 दिनों के अंदर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो फिर वो रेकमेंड करेगी एडवाइजरी बोर्ड को, तो फिर ये प्रोसेस चलेगा। फिर एडवाइजरी बोर्ड के पास 4 हफ्ते के अंदर अंदर जाना चाहिए फ्रॉम द इनिशियल डिटेंशन। तो 4 हफ्ते हो गया विद इन 1 मंथ, राइट, विच इज़ प्रैक्टिकल ऑल्सो। हम जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, टोपोग्राफी है, बाकी चीज़ें हैं, इट इज़ अ प्रैक्टिकल टाइम। और एडवाइजरी बोर्ड के पास भी सीलिंग रखा गया है कि भाई विद इन 8 वीक्स फ्रॉम द इनिशियल ऑर्डर, यानी कि डिटेंशन, आपने अपना फाइनल ओपिनियन दे देना है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट गोज। वो जो 4 हफ्ते और 8 है, इट इज़ नॉट 4 + 8, 4 इज इंक्लूसिव ऑफ 8, सो दैट इज द टाइम पीरियड। और रिप्रेजेंटेशन आपकी कंसिडर नहीं हुई या एडवाइजरी बोर्ड ने आपको फिर भी कंसिडर नहीं किया, उसके बाद भी सबसे ऊपर आती है जुडिशरी। तो अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं जी, द डिटेन्यू हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड, या उसकी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर नहीं की, या जो PSA लगाया गया है या गलत लगाया गया है, इलीगल डिटेंशन है, तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं एंड यू कैन फाइल अ हेबियस कॉर्पस पिटीशन, जहाँ पे हाई कोर्ट फिर इस डिटेंशन ऑर्डर को कानून के तहत देखेगा कि क्या ये डिटेंशन ऑर्डर सही है या गलत है। और अगर हाई कोर्ट की ओपिनियन में डिटेंशन ऑर्डर गलत है तो डिटेंशन ऑर्डर क्वाश होगा और जो भी बंदा डिटेन होगा उसको बाहर भेजा जाएगा। तो लेकिन जो इतने वक्त की डिटेंशन होगी उसका इंसाफ कौन करेगा? नहीं, देखिए, ऑलरेडी अगर मटीरियल एक टाइम जो है वो जेल में काट रहा है, चाहे कोई भी आम इंसान, मैं आम इंसान की बात करूंगा जी। इस वक्त मैं किसी MLA या किसी भी पावरफुल आदमी की बात नहीं करूंगा, मैं एक आम आदमी की बात करूंगा। देखिए, कानून नहीं जानता कौन MLA है और कौन बेरोजगार है। कानून की खूबसूरती ये है कि कानून के सामने सारे जो हैं बराबर, एक बराबर, और कानून एक बराबर समझता है तभी ये निज़ाम चल रहा है, तभी हम और आप यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरह की आज़ादी देता है। और वो आज़ादी कौन देता है? कानून देता है। तो कानून के लिए सारे लोग बराबर हैं। तो जो पैरामीटर्स किसी VIP, VVIP के लिए हैं, वही पैरामीटर्स एक आम आदमी के लिए भी हैं। तो कोर्ट्स के लिए, कानून के लिए, जुडिशरी के लिए ये चीज़ें इर्रेलेवेंट रहती है कि PSA का डिटेंशन ऑर्डर है, उसमें किसी आदमी को डिटेन किया गया है, तो कोर्ट के लिए वो आदमी सिर्फ एक डिटेन्यू है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कोर्ट ने वो डिटेंशन ऑर्डर इन लाइट ऑफ लॉ देखना है, इन लाइट ऑफ प्रोविजंस देखना है, इन लाइट ऑफ जजमेंट्स देखना है कि क्या ये डिटेंशन ऑर्डर सस्टेन करता है लीगली या नहीं करता। दैट इज़ द बेसिक थिंग। अब जो आप प्रोसेस कह रहे हैं, देखिए, दैट इज़ बाय द सेटिस्फैक्शन। अब जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज़ ऑल्सो टू एक्ट within the boundaries of law. A district magistrate does not mean कि आप एक रियासत के राजा हैं जहां आपको जो मर्जी वो करनी। Everyone is bound by law. You, me, everyone is bound by law. और वो जो कानून है, rule of law must prevail. देखिए, जिस भी सोसाइटी में rule of law prevail नहीं करता उसमें chaos है, ठीक है। वो एक ऐसी सिचुएशन है जो आज से पहले था, जंगल राज होता था। जब कानून नहीं था, किताबें नहीं थी, लोग पढ़ते नहीं थे, जब सिस्टम नहीं था, सारा कुछ बैक इन अर्ली टाइम्स, इन मेडिवल टाइम्स, उससे भी पुरानी बात, एंशिएंट टाइम्स में आप जाएं, जिसकी जो मर्जी आई वो कर रहा था। सोसाइटी को चलने के लिए रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना बहुत ज़रूरी है। उसी रूल ऑफ लॉ के तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बाउंड है, उसी रूल ऑफ लॉ के तहत वो गवर्नमेंट भी बाउंड है, उसी रूल ऑफ लॉ के तहत एडवाइजरी बोर्ड भी बाउंड है, और यहाँ तक आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग उसी रूल ऑफ लॉ के तहत कोर्ट भी बाउंड है टू डिसाइड। कोर्ट कैन नॉट ऑल्सो एक्ट ऑन इट्स ओन ना, कि भाई जहाँ मर्जी की तो डिटेंशन सही है, जहाँ मर्जी की नहीं है। कोर्ट कैसे देखेगा? कानून के तराजू में डाल के कि क्या ये सही है या गलत है। जो चीज़ फिट करेगी वो सही है, जो चीज़ फिट नहीं करेगी वो गलत है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। सो एवरीवन हैज़ टू अपहोल्ड लॉ। अगर आप और मैं कानून नहीं मानेंगे, कानून की मर्यादा नहीं करेंगे,
इट इज़ गोइंग टू लीड टू टोटल केओस। देखिए, हम में और बैरूनी ममालिक में क्या फ़र्क है? ऐसा नहीं है कि वो लोग हमसे कुछ ज़्यादा सुपीरियर इंसान है या उनको कहीं स्पेशल किसी चीज़ से बनाया हुआ है। ह्यूमन कॉम्पोजिशन सारी सेम है हर जगह। फ़र्क है कानून की इज़्ज़त, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे यहाँ हेलमेट लगाया जाता है तब जब ट्रैफिक वाला सामने दिखता है, ठीक है, तो वहाँ पे हेलमेट लगाया जाता है क्योंकि कानून है, क्योंकि अपनी सेफ्टी है, कि उसकी ज़रूरत मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम जहाँ लिखा होगा वहाँ थूकना नहीं है, वहीं पे जाके थूकेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं और यही चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएट करती हैं। और आप यकीन माने, जब हम लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं, हम ही लोग कानून का बहुत ज़्यादा पालन करते हैं। हम रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। यहाँ पे रूल तोड़ना एक प्रिविलेज माना जाता है और वो जो सोच है वो डिट्रीमेंटल है हर एक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर इंसान के लिए। वो सोच जो है वो गलत है कि मैंने जी कानून तोड़ा, मुझे किसी ने नहीं कहा कुछ, मैं लाइन तोड़ के निकल गया यहाँ से, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने रॉन्ग साइड से गाड़ी चला ली, मैंने कुछ नहीं कहा। कानून तोड़ना और उसके बाद उसको ग्लोरीफाई करना, इससे ज़्यादा दुखद बात कोई नहीं हो सकती एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए। इससे ज़्यादा दुख की बात ही कोई नहीं हो सकती कि जहाँ कानून तोड़ने को ग्लोरीफाई किया जाए। दिस इज़ वी आर गोइंग बैक इन द टाइम्स। मेरा एक सवाल रहेगा कि पीएसए, जैसे आपने पूरा एक प्रोसेस बताया, तो इसके लिए कुछ मिनिमम एफआईआर्स या मैक्सिमम एफआईआर्स होनी चाहिए पीएसए लगने के लिए, या एक एफआईआर पे भी पीएसए लग सकता है? देखिए, अगर देयर आर नो एफआईआर्स, इवन इफ देयर इज नो एफआईआर, देयर इज डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआईआर। इट कैन बी, इट्स अ डिटेंशन, इट इज नॉट, नो नीड, द लॉ डज नॉट से सो। बिकॉज लोगों को, जब हम कुछ दिनों से इस पे कवर करते आ रहे हैं, तो लोगों का ये कुछ कंसेप्ट है कि कुछ एफआईआर्स होनी चाहिए आपके ऊपर, जैसे 5 एफआईआर्स होनी चाहिए, 10 एफआईआर्स होनी चाहिए, तभी जो है पीएसए लगता है। देखिए, टू माय लिमिटेड नॉलेज, जितना कि थोड़ा बहुत मुझे पता है, एफआईआर होना एक एडिशनल ग्राउंड हो सकती है, ठीक है ना। एफआईआर होना रिक्वायरमेंट नहीं है, साइन कॉन ऑन नहीं है। विदाउट नेमिंग, आई वुड से बैक इन टाइम some of the leading politicians of Jammu and Kashmir, erstwhile state of Jammu and Kashmir, were detained under PSA. Was there any FIR registered against them? But they were detained under PSA. Right. Verily, will not name anyone, but you know what I am referring to. तो preventive detention वहाँ आता है जहाँ आम कानून जो है पहुँच नहीं पाता, जहाँ जो लोकल लॉ है, जनरल लॉ है, वो कवर नहीं कर पाता, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन आती है। और वहाँ पे सिंपल सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी कि हाँ जी, अगर इस आदमी को बाहर रखा गया, इससे स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर में खलल पहुँच सकती है, खतरा है, उस आदमी को आप पीएसए के अंदर डिटेन कर सकते हैं। दैट इज़ द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर द पीएसए? देखिए, अगर तो रीज़न इज़ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि आपका अंदर होना खतरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, देन इट कैन गो अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years. बट इफ इट इज़ फॉर पब्लिक ऑर्डर, देन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year. तो उसके बाद इन्हें जो है रिलीज करना ही करना है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। डिटेंशन ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड जब अपनी फाइनल ओपिनियन देता है तो एडवाइजरी बोर्ड पीरियड ऑफ डिटेंशन मेंशन करता है कि दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नाउ डिटेन्ड फॉर this much of time. It can go up to 3 months or minimum 3 months or maximum up to 1 year in totality. In continuation, it can be 1 year. For public order, for security, 2 years. पीएसए के साथ मिलता जुलता ही कानून है, एक्ट है, यूएपीए। आपको पता है कि बहुत से लोग इसके अंडर इसका भी शिकार हुए हैं। यूएपीए और पीएसए में एक मुझे आप मेन पॉइंट बताइए कि डिफरेंस क्या है इस दोनों के बीच, बिकॉज डिटेंशन तो सेम है। नहीं, आई वुड बेग टू डिफर हेयर। देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक अलग मौजू है, एक अलग सब्जेक्ट है, और जिसको एंटायरली एक डिफरेंट चीज़ के लिए कंसिडर किया जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जब आप डिस्कस करते हैं तो आप वापस जाते हैं पोटा की तरफ, और पोटा से भी पीछे जाते हैं आप टाडा की तरफ। तो सबसे पहले टाडा था,
टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़, टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, फिर पोर्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इवेंचुअली टाडा था, वो काफ़ी ड्रकोनियन था, उसमें जो प्रोविजंस थे बहुत ज़्यादा सख्त थे। तो इवेंचुअली लेजिस्लेशन ने ओपिनियन दिया कि नहीं, ये बहुत ही सख्त कानून है, मौजूदा सिचुएशन में इस जैसे कानून की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इसको हटा दिया गया, उसकी जगह पोटा को लाया गया। विद द एडवांसमेंट इन द सोसाइटी, सोच का फ़र्क या बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो पोटा को भी हटाया गया। एक टाइम के बाद ये लगा कि हाँ जी, ये कानून जो है थोड़ा सख्त है, इसको हटाया गया और फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट डील करता है टेररिज्म से रिलेटेड। इट इज़ ओनली कवरिंग द एक्ट्स रिलेटेड टू टेररिज्म और लूजली स्पीकिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़। अनलॉफुल एक्टिविटी एक बड़ी टर्म है, अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर ही आता है टेररिज्म, टेररिस्ट एक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। बट एसेंशियली जो आम भाषा के लिए है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी लगाया जाता है टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटी, इन सब चीज़ों के रिलेटेड, जो कोई भी चीज़ जो इनके साथ जुड़ी हुई हो, चाहे वो एक्टिव टेररिस्ट हो, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो, चाहे खुद कोई टेररिस्ट हो, या चाहे कोई टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा हो, टेरर फंडिंग कर रहा हो, ये क्या कहते हैं उसको, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा हो इन एनी मैनर, बाय बी इट बाय सोशल मीडिया और एनी मैनर, या कोई भी जो टेररिस्ट को हार्बर कर रहा है। तो हर वो एक्टिविटी जो टेररिस्ट या टेररिज्म से रिलेटेड है, जो सपोर्ट करना, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, चाहे प्रोपेगेंडा करना, चाहे सपोर्ट इनवाइट करना, एक्टिवली खुद इन्वॉल्व होना या फाइनेंशियल सपोर्ट देना। आज के यूथ जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत इन्वॉल्व है, तो यूथ के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा कि जैसे ये UAPA जिस पे लगता है, तो जैसे बहुत से कुछ इस तरीके के लोगों को जो कि अनलॉफुल माने जाते हैं इस कंट्री में, और इस कंट्री में कुछ, जैसे आपने देखा होगा हमारे जम्मू कश्मीर जो है टेररिज्म एक स्टेट रही है, डिस्टर्ब स्टेट रही है स्टार्टिंग से, अनफॉर्चुनेटली। कुछ लोग जो हैं यूथ है, कभी कोई पोस्ट ऐसी होती है जो कंट्री के अगेंस्ट है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, उसको लाइक कर लेती है, शेयर कर लेती है। क्या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए UAPA लगता है? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल चीज़ है कि जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, राइट, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड टेररिज्म हैज़ टेकन न्यू डेफिनेशंस नाउ। इट इज़ नॉट वो जो ओल्ड स्कूल टेररिज्म होता था कि जहाँ पे गन उठाई और बॉम्ब उठाया, गए कहीं अटैक किया, किसी को मारा। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि मॉडर्न तरीके से टेररिज्म को किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को। सोशल मीडिया जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहाँ मिसयूज़ हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जवान तबके को वर्गला रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे मैं तो सिर्फ टेररिज्म के साथ लिमिटेड नहीं रखूँगा, मैं कहूँगा टेररिज्म, नारकोटिक्स, क्राइम, इस सब को ग्लोरीफाई किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। आप देख लीजिए, लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पे उसकी रील्स डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं। right. एक छोटा माइंड जो होता है वो इजीली अट्रैक्ट होता है इन सब चीज़ों से। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग किड्स, दे गेट अट्रैक्टेड टू these things and they become the soft targets. They become the soft targets for these anti-social elements to get attracted to these activities. And ultimately they face the consequences. देखिए, every person has to be responsible for his or own activities, his acts, right? यहाँ responsibility आयद होती है सबसे पहले तो उस शख्स की खुद, उस बच्चे की खुद जो राइट और रॉन्ग के बीच इतना तो फ़र्क जानता ही है, और उसके बाद जिम्मेवारी आयद होती है उसके माँ बाप पे भी, जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन्स ये सब चीज़ें दे रहे हैं। तो उनकी एक्टिविटीज़ भी मॉनिटर करना उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि हमारा बेटा किधर की तरफ जा रहा है। माइंड वॉश होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए चेक्स हैं, बैलेंसेस हैं। अगर हम देख रहे हैं अपने आसपास में बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सो वी मस्ट रिपोर्ट दीज थिंग्स टू द पुलिस। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद इट। अवॉइड एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया विच रिलेट्स टू द हेटरेड, बी इट एनी काइंड ऑफ हेटरेड। देखिए, सोसाइटी, दुनिया बहुत खूबसूरत है, everything is beautiful, everyone can, we are living in a democratic society, everybody can work hard, level up
लैडर, कोई अगर गरीब तबके से आ रहा है उसके लिए पूरी ओपन है, सब कुछ कंपटीशन ओपन है। आप हम देख रहे हैं कि गरीब घर से आए हुए बच्चे आज IAS IPS करके एक माहौल चेंज कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। So there are so many positive things, so we should focus on the positive, try to avoid, क्योंकि देखिए lawlessness, crime has only one ending and that is jail. And in a civilized society there should be zero tolerance for crime. ये नहीं कि जब तक मुझे नहीं चुभ रहा तब तक मुझे एहसास ना हो। जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप गलत के साथ दे रहे हैं तो आप भी गलत हैं। तो you should be vocal about all these things, and I say that yes, kids should focus on the better things, use social media and use technology for better things rather than using it for destructive चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इनको अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे एडवोकेट जुल्करनैन शेख, जो कि पूरा मुद्दे पे जो है इन्होंने डिटेल में नज़र डाली कि PSA क्या है और आखिरकार लगता कैसे है, प्रोसेस क्या है, और रिवोकेशन का भी पूरा जो है इन्होंने आपको डिटेल में बातें समझाई। और साथ ही साथ हम भी आप लोगों से ये अपील करेंगे, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अपने अपने बच्चों को जिनको भी स्मार्टफोन्स आप देते हैं उन पे थोड़ा सा चेक रखिए कि आखिरकार वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों से जो है, जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं संगत जो है वो थोड़ी सी गलत अगर किसी की होगी तो उसे जो है लास्ट में एंड जो है वो जेल ही देखनी पड़ेगी। आप लोगों की जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक आप देख रहे थे इंक्वायरर टुडे। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।